स्वागत है मेरे प्यारे साथियों। मैं प्रदीप शर्मा और आज यहाँ पर जो आपका अगला टॉपिक स्टार्ट होने वाला है उसका नाम है किशोरावस्था। तो मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अवेयर 24 में। तो यहाँ पर हम जो चर्चा कर रहे थे वो बाल विकास के ऊपर कर रहे थे, जिसमें हमने सबसे पहले पढ़ा था शैशवावस्था, फिर हमने देखा था बाल्यावस्था और आज हम चर्चा करेंगे किशोरावस्था के ऊपर। तो मेरे प्यारे साथियों, हमारे अवेयर 24 यूट्यूब चैनल को सबसे ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी कीजिए, और जो भी आपके क्वेश्चन हैं उसको कमेंट बॉक्स में हमको भेजिएगा, ठीक है। तो मेरे प्यारे साथियों, हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आपकी किशोरावस्था क्या होती है, किशोरावस्था में कौन कौन से मनोवैज्ञानिक आए थे, किशोरावस्था का मानसिक और शारीरिक विकास क्या होता है। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि किशोरावस्था में आखिर कौन कौन से ऐसे बिंदु थे जो हमारी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं आखिर किशोरावस्था होती क्या है। तो आप लोगों को पता होगा 13 वर्ष से लेकर जो 19 वर्ष का जो समय होता है उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम किशोरावस्था कहते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, कई बुकों में आपको 12/13 भी मिल जाता है, लेकिन 13 वर्ष से हम इसको स्टार्ट करते हैं क्योंकि इसको 3 एज की अवस्था भी कहते हैं। मतलब एज ऑफ ब्यूटी का नाम भी किसका है, तो वो किशोरावस्था का है, क्योंकि इसे एज ऑफ ब्यूटी भी कहा जाता है। तो यहाँ पर इसका शेड्यूल देखते हैं और यहाँ पर जो किशोरावस्था है वो किस प्रकार से बनी थी। तो सबसे पहले यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि इसका समय पीरियड क्या होता है। तो 12/13 मतलब 12 वर्ष या 13 वर्ष से 18 वर्ष तक इसका क्या होता है, समय होता है। तो हम कह सकते हैं कि 12 वर्ष से 18 वर्ष का, लेकिन कभी कभी आपके क्वेश्चन में दे दिया जाता है 13 से 19 वर्ष तक का, मतलब 19 वर्ष तक के हम किसको मानते हैं, तो किशोरावस्था को मानते हैं। अब यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात आती है कि जो किशोरावस्था है उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो एडोलेसेंस बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर जो लैटिन भाषा का एक शब्द है जो आप लोगों को पता होगा, एडोलेसियर होता है। तो एडोलेसियर जो शब्द है आपका लैटिन भाषा का शब्द है और ये शब्द आपका लैटिन भाषा से आया हुआ है। तो सबसे पहला प्रश्न बनता है कि ये आपका जो शब्द है एडोलेसियर वो किस भाषा का है, तो लैटिन भाषा का है। लेकिन बात आती है कि किशोरावस्था को देने वाला व्यक्ति कौन था, किशोरावस्था के ऊपर अध्ययन करने वाला व्यक्ति कौन था। तो किशोरावस्था का जनक भी किसको कहा जाता है, तो स्टैनले हॉल को कहा जाता है। स्टैनले हॉल ने ही किशोरावस्था के ऊपर विधिवत तरीके से बताया और इसके ऊपर जो भी प्रतिक्रिया थी, जो भी मानसिक और शारीरिक विकास था, उसके ऊपर भी उन्होंने चर्चा की। तो हम देखते हैं यहाँ पर सबसे पहला जो पॉइंट आता है आपका वो आता है एडोलेसियर। तो जो एडोलेसियर का अर्थ होता है, तो एडोलेसियर का जो अर्थ है वो क्या होता है, प्रजनन या परिपक्वता की ओर विकसित होना, मतलब मेच्योर होना। क्या होता है, यहाँ पर जो बच्चा हो जाता है वो मेच्योर हो जाता है। तो यहाँ पर प्रजनन या परिपक्वता की ओर बच्चा क्या होता है, विकसित होता है। इसके बाद किशोरावस्था वह अवस्था है जिसमें प्रजनन क्षमता विकसित होती है, ठीक है। तो प्रजनन क्षमता का क्या हो गया, इसमें विकास हो गया। इसके बाद परिपक्वता का भी क्या होता है, इसमें विकास होता है, मतलब बच्चा मेच्योर हो जाता है। यहाँ पर कल्पना करने लगेगा, तर्क और वितर्क भी करने लगेगा। इसके बाद देखना, किशोरावस्था एक चुनौतीपूर्ण अवस्था होती है। चुनौतीपूर्ण इसलिए होती है क्योंकि यहाँ पे वीर पूजा की अवस्था भी है और यहाँ पर जो हम कल्पना करते हैं अपराध का काल भी है और यहाँ पर कह सकते हैं कठिन काल भी है। तो इस कारण से इसको चुनौतीपूर्ण अवस्था भी कहा जाता है। इसके बाद देखते हैं किशोरावस्था की सबसे बड़ी जो विडंबना है कि किशोर अपने आप को बड़ा समझते हैं। क्या समझते हैं, यहाँ पर जो भी है वो कौन है, हम हैं। मतलब मैं का जो भाव होता है या हर चीज़ को मैं समझना, एटीट्यूड आ जाता है बच्चे में। तो उस व्यक्ति, मतलब जो भी वो व्यक्ति होता है या सामने वाले व्यक्ति को हमेशा अपने से नीचा दिखाने की कोशिश करता है। वो किस अवस्था में, किशोरावस्था में, और व्यक्ति उसे छोटा समझते हैं, ठीक है। मतलब बच्चा है वो तो अपने आप को बड़ा समझेगा, लेकिन जो सामने वाला है वो उसको क्या समझेगा, छोटा समझेगा। तो यहाँ पर ये किस में होता है, किशोरावस्था में। तो मेरे प्यारे साथियों, आपको पॉइंट याद रखना है कि आपका लैटिन भाषा का शब्द था, यहाँ पर स्टैनले हॉल इसको लेके आए, और यहाँ पर एक और चीज़ है, परिपक्वता की ओर विकसित होते हैं, ठीक है। इसके बाद हम चर्चा करते हैं कि किशोरावस्था के उपनाम क्या क्या हैं, मतलब और किस नाम से इसको जाना जाता है। तो बहुत सारे नाम हैं, तो आप लोगों को एक एक करके सारे पॉइंटों को नोट कर लेना, क्योंकि सभी पॉइंट आपकी परीक्षा में आए हुए हैं। सबसे पहली बात करते हैं तो जीवन का बसंत का,
मतलब यहाँ पर जीवन का सबसे अच्छा या बसंत काल किसको कहते हैं, तो वो कहते हैं किशोरावस्था को, या टीन एज, क्या बोलते हैं इसको, टीन एज, क्योंकि 13, 19, तो यहाँ पर पीछे टीन आता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, टीन एज की अवस्था या एज ऑफ ब्यूटी के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद यहाँ पर पॉइंट आता है कि जो जीवन का बसंत काल है वो यहाँ पर किसने कहा था, तो कॉल महोदय ने कहा था। किसने कहा था, कॉल महोदय ने। इसके बाद यहाँ पर आता है जीवन का सबसे कठिन काल। अब कठिन काल किसने कह दिया इसको, किलपैट्रिक्स ने। तो ये बताओ, जब हम छोटे थे तो वहाँ पर क्या था, प्रतिद्वंदी, मतलब यहाँ पर एक दूसरे के दुश्मन थे, लेकिन अब बड़े हो जाएंगे तो किल का मतलब मारना, और मारना क्या है, सामने वाले को कठिन है, क्योंकि बड़ा व्यक्ति है तो उसको मारना क्या होता है, कठिन होता है। तो जीवन का सबसे कठिन काल कौन सा है आपका, तो किशोरावस्था। कहने वाला शख्स कौन था आपका, किलपैट्रिक्स। इसके बाद बसंत ऋतु, मतलब यहाँ पे बसंत का काल भी है। इसके बाद अमूर्त चिंतन की अवस्था, अमूर्त जो अभी हम चर्चा कर रहे थे, मतलब कल्पनाएं करने लगता है बच्चा। यहाँ पर तर्क से वितर्क करने लगेगा और यहाँ पर वास्तविकता से कल्पना की ओर वो क्या करता है, चिंतन करता है। तो अमूर्त चिंतन की अवस्था भी किसको कहते हैं हम, किशोरावस्था को। इसके बाद हम चर्चा करेंगे तूफान की अवस्था। मतलब यहाँ पर क्या होता है, तूफान, एकदम से क्या आता है, जीवन में एक तूफान आता है। बहुत सारी कंडीशन ऐसी बनती हैं जिसमें बच्चा क्या होता है, हेडिचेस होता है, और वहाँ पर उस काल को क्या कहते हैं, तूफान का काल। मुसीबतों से जब बच्चा घिरता है तो उसकी ज़िंदगी में बहुत सारे तूफान आते हैं। तनाव का काल भी कहते हैं इसको, संघर्ष का काल भी कहते हैं, क्योंकि एक व्यक्ति आएगा आपका जिसका नाम है स्टैनले हॉल। तो स्टैनले हॉल ने क्या कहा था, इसको तूफान, तनाव या संघर्ष का काल कहा था। अगला जो आपका बिंदु आता है संवेगात्मक परिवर्तन की अवस्था। मतलब यहाँ पर कह सकते हैं संवेगात्मक जो परिवर्तन होता है, या कह सकते हैं इमोशन के भाव, जो इमोशन चेंज होते जाते हैं, भाव आपके चेंज होते जाते हैं। जैसा आप लोगों ने सुना होगा, कभी खुशी कभी गम, तो ये जो चेंज हो रहा है वही आपका क्या होता है, संवेगात्मक परिवर्तन होता है। इसके बाद हम बात करेंगे तूफान की अवस्था आपकी होगी उलझन की अवस्था। उलझन का मतलब होता है तनाव आता है, तनाव आएगा तो क्या आएंगी, उलझनें आएंगी। तो तनाव की अवस्था भी कौन सी होती है आपकी, किशोरावस्था होती है। इसके बाद दुखी अवस्था, स्वर्ण काल। स्वर्ण का मतलब होता है सोने जैसा, या स्वर्णिम काल भी इसको कहते हैं, ठीक है। द्रुत व तीव्र विकास की अवस्था, यहाँ पर जो विकास होता है बच्चे की मेंटलिटी में, जो विकास होता है वो तीव्र गति से होता चला जाता है। तो यहाँ पर इसको द्रुत या तीव्र विकास की अवस्था भी कहते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, सारे ही पॉइंट इंपॉर्टेंट है। जीवन का बसंत काल, कठिन काल, बसंत ऋतु काल, अमूर्त चिंतन, तूफान की अवस्था, संवेगात्मक परिवर्तन, उसके बाद उलझन की अवस्था, दुखी अवस्था, स्वर्ण काल, तीव्र विकास, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट आपको नोट करना है। तो मेरे प्यारे साथियों, बहुत सारे इसमें पॉइंट हैं जो आपके बहुत सारी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। इसके बाद हम चर्चा करते हैं कि इसमें कौन कौन से मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने अपने कथन दिए थे। सबसे पहला व्यक्ति आता है स्टैनली हॉल। स्टैनली हॉल ने क्या कहा था कि यहाँ पर किशोरावस्था प्रबल दबाव, तनाव, तूफान एवं संघर्ष की अवस्था है। मतलब तनाव, तूफान और संघर्ष। तो देखना यहाँ पर तनाव कब आएगा, तूफान कब आएगा, संघर्ष कब। स्टैनली हॉल का मतलब होता है स्टेन। स्टेन आपने एक नाम सुना होगा, डेल स्टेन का नाम आता है, जो बहुत अच्छी बॉलिंग करता है, साउथ अफ्रीका का प्लेयर है। तो स्टेन ने क्या किया, जब वो बॉलिंग करता है तो उसकी मांसपेशियों में क्या आता है, खिंचाव, उसको बोलते हैं हम तनाव। अब यहाँ पर क्या है, वो विकेट लेने के लिए क्या करता है, संघर्ष करता है। तो संघर्ष करता है, लेकिन जब विकेट ले लेता है तो वो खुशी का क्या है, मतलब इजहार करता है। तो खुशी का इजहार करेगा तो तूफान मचाने लगता है। तो कह सकते हैं कि डेल स्टेन नाम का व्यक्ति है, उसकी जब बॉलिंग करता है तो तनाव आता है और विकेट लेने के लिए संघर्ष करता है, और संघर्ष करने के बाद जब विकेट मिल जाता है तो वो तूफान मचाने लगता है। इसलिए तनाव, तूफान और संघर्ष की अवस्था कौन सी हो गई आपकी, किशोरावस्था। कहने वाला शख्स कौन था आपका, स्टैनली हॉल। इसका जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था, तो 1846 में। मृत्यु कब हुई, तो 1924 में। अगर आपको सन भी याद करनी है तो देखना यहाँ पर स्टैनली हॉल। तो स्टैनली हॉल में देखना 1 2 3 4 5 6 आपके कितने टोटल वर्ड आ रहे हैं, इसमें 4 आ रहे हैं। तो 4 आ रहे हैं। तो यहाँ पर देखना इसकी मृत्यु होगी 4, मतलब पीछे 1924। लेकिन जन्म की बात करें तो इसका पूरा नाम क्या था, स्टैनली हॉल। तो 1 2 3 4 5 6, मतलब यहाँ पर स्टैनली हॉल में टोटल 6 वर्ण आ रहे हैं। तो इसके डेट के पीछे भी क्या आएगा, 6 आएगा। मतलब 1846 में इसका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। तो आपको कोई भी डेट यदि याद करनी है तो उसके नाम के वर्ड गिन लो, वही पीछे लगा दो, वो क्या होती है, उसकी डेट होती है, ठीक है।
हाँ बिल्कुल, आपका 90% डेटें ऐसे ही आपको याद करनी है। इसके बाद देखना, किशोरावस्था में शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास अचानक होता है। मतलब इसमें सडनली क्या होता है, विकास होता है। जो डेवलपमेंट होता है बिल्कुल सडनली होता है, क्योंकि यहाँ पर शारीरिक और मानसिक विकास एकदम से होता है, क्योंकि यहाँ पर एक तनाव की भी अवस्था है, संघर्ष की भी अवस्था है, और कह सकते हैं स्वर्णिम काल भी है। तो यहाँ पर जो भी चीज़ होगी वो क्या होगी, सडनली होगी। इसके बाद हम देखते हैं, एक व्यक्ति आता था रॉस ने क्या कहा था कि किशोरावस्था शैशवावस्था का पुनरावृत्ति काल है। मतलब जो शैशवावस्था में हुआ था वही कहाँ पर होगा आपका, तो वो किशोरावस्था में। इसलिए शैशवावस्था का पुनरावृत्ति काल किसको कहते हैं, अपन किशोरावस्था को कहते हैं। ठीक, इसके बाद यहाँ पर देखना, किशोरावस्था का जीवन का सबसे कठिन काल है, यह कठिन पीढ़ी है। तो यहाँ पर ये जो कठिन काल कहा था वो किसने कहा था, तो किलपैट्रिक्स ने कहा था। किसने कहा था, किलपैट्रिक्स ने। तो यहाँ पर हम समझ सकते हैं कि जो किलपैट्रिक्स नाम का व्यक्ति था वो बोलता है सबसे कठिन काल, क्योंकि बड़े होकर मारना बहुत कठिन होता है। किल का मतलब होता है मारना। हुआ क्लियर। आगे हम देखते हैं, अगला जो व्यक्ति आता है वो आता है क्रो एंड क्रो। तो देखना, क्रो एंड क्रो ने क्या कहा था कि किशोर ही वर्तमान की शक्ति व भावी शक्ति है, जो आशा को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। या कह सकते हैं कि आज का युग, वर्तमान जो युग है वो किसका है, किशोर का युग है। तो वर्तमान जो शक्ति है या वर्तमान में जो भी पावर है वो किसके पास है, किशोर के पास है। तो यहाँ पर कौए ने क्या कहा था कि किशोरावस्था में आकर मेरे पास सारी पावर आ जाएगी। तो कह सकते हैं वर्तमान की शक्ति व भावी शक्ति, मतलब यहाँ से भविष्य का भी बच्चे का पता चल जाता है। इसके बाद आता है हॉल। तो यहाँ पर हॉल ने क्या कहा था, किशोरावस्था एक नया जन्म है, क्योंकि इसी में श्रेष्ठतर या उच्चतर मानवीय विशेषताओं के दर्शन होते हैं। मतलब यहाँ पे अपन श्रेष्ठ भी बन सकते हैं और उच्च भी बन सकते हैं। तो श्रेष्ठ और उच्च मानवीयता के क्या होते हैं, इसमें दर्शन होते हैं। तो क्रो एंड क्रो के अनुसार कुछ भी नहीं है। कौआ किशोरावस्था में जाकर क्या करेगा, अपनी शक्ति का प्रदर्शन करेगा और भावी जीवन को मतलब एक दिशा देगा। और यहाँ पर हॉल ने कुछ नहीं कहा था, एक नया जन्म है जिसमें हम उच्च भी बन सकते हैं और श्रेष्ठ भी बन सकते हैं। हुआ क्लियर। इसके बाद देखना, यहाँ पर जो अगला बिंदु आता है वैलेंटाइन। तो आप लोग पिछली क्लास में पढ़ चुके हो, वैलेंटाइन ने जो बाल्यावस्था थी या शैशवावस्था थी, तो वहाँ पर उन्होंने क्या कहा था, एक बिंदु बताया था कि आदर्श काल है। लेकिन यहाँ पर इसको क्या कह दिया, वैलेंटाइन ने अपराध का काल। क्या कह दिया इसको, अपराध प्रवृत्ति के विकास का नाजुक समय है। तो ये बताओ, बच्चे जब बड़े होते हैं तो वैलेंटाइन डे के दिन क्या होते हैं, अपराध होते हैं। लेकिन छोटे होते हैं तो वो दिन अच्छे होते हैं। तो कह सकते हैं वैलेंटाइन ने क्या कहा था, बच्चा बड़ा होकर क्या करता है, अपराध करता है, लेकिन बचपन में वो दिन उसके लिए क्या थे, अच्छे थे। इसलिए किशोरावस्था को उन्होंने क्या कह दिया, अपराध का काल। इसके बाद देखना, एक व्यक्ति आता है जिसका नाम है किलपैट्रिक्स। तो किलपैट्रिक्स ने कहा था जीवन का सबसे कठिन काल। किल का मतलब मारना, और मारना क्या होता है, बहुत कठिन होता है, क्योंकि बड़े बच्चे को मारना क्या होता है, कठिन। इसलिए जीवन का सबसे कठिन काल कौन सा है आपका, तो किशोरावस्था। इसके बाद आता है कॉलसनिक। कॉलसनिक ने बताया था कि इस अवस्था में बच्चा जो होता है वो अपने से बड़ी उम्र के जो व्यक्ति होते हैं उनको अपने रास्ते का बाधा समझते हैं, उसको अपने रास्ते का कांटा समझते हैं। तो ऐसा किसने कहा था, कॉलसनिक ने कहा था। तो देखना, जब कॉल आएगा तो हम जाएंगे किसी से मिलने। तो ये बताओ, हम किसी से मिलने जा रहे, पिताजी बोलेंगे कि हमको भी छोड़ देना, तो हम पिताजी को साथ में नहीं लाएंगे, क्योंकि वो हमसे बड़े हैं, और उनको हम साथ में नहीं लाएंगे क्योंकि वो हमारे रास्ते की क्या है, एक बाधा है। तो अपने से बड़ों को रास्ते की बाधा समझना, ऐसा किसने कहा था, आपका कॉलसनिक ने कहा था। हुआ क्लियर। इसमें आपके वैलेंटाइन, किलपैट्रिक्स और कॉलसनिक और क्रो एंड क्रो, ये मोस्ट इंपोर्टेंट हैं आपके, ठीक है। चलो, इसके बाद हम देखते हैं कि इसकी विशेषताएं क्या क्या हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसकी विशेषताएं क्या क्या होती हैं। तो यहाँ पर किशोर पुरुषत्व एवं किशोरी मातृत्व को प्राप्त करती है। मतलब यहाँ पर जो किशोर होते हैं वो पुरुषत्व मतलब भाव, मतलब पुरुष के प्रति भाव, और किशोरी होती है वो मातृ मतलब माता के प्रति भाव। तो यहाँ पर पितृत्व या मातृत्व के भाव उत्पन्न होते हैं, वो किस अवस्था में, तो किशोरावस्था में। इसके बाद आता है लंबाई में, विकास में तीव्र वृद्धि देखने को मिलती है। तो यहाँ पर क्या होगा, अब जो लंबाई में वृद्धि होगी वो क्या होगी, बालिकाओं की में कम होगी और बालक के में ज़्यादा। बाल्यावस्था में क्या था, बालिकाओं के में ज़्यादा थी और बालक के में कम थी। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, लड़कों की लंबाई बढ़ेगी लड़कियों की अपेक्षा ज़्यादा। हुआ क्लियर। आगे देखते हैं, अगला बिंदु है मानसिक शक्तियों का तीव्र विकास। तो जो मानसिक शक्ति है या कह सकते हैं जो मेंटलिटी है आपकी, उसमें क्या होता है, तीव्र गति से विकास होता है।
इसके बाद जो आपका अगला बिंदु आता है, संवेग की प्रबलता देखने को मिलती है, भावों की प्रबलता। यहाँ पर बच्चा भावुक जल्दी हो जाता है, उसके अंदर बहुत सारे भाव क्या होते हैं, आते जाते रहते हैं, क्योंकि यहाँ पे वीर पूजा के भाव आते हैं। किसी दिन हमारे मन में आता है कि मैं ही हूँ जो भी हूँ, तो बहुत सारे भाव आते हैं, इसलिए संवेग की जो प्रबलता देखने को भी मिलती है। हुआ क्लियर? इसके बाद हम चर्चा को जारी रखते हैं। अगला बिंदु है आपका, तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे जो संवेग होते हैं वो किस प्रकार से। तो स्मरण भी करते हैं, मनन भी करते हैं, चिंतन भी करते हैं, कल्पना भी करते हैं, कल्पना तरंग भी करते हैं। ठीक है, तो स्मरण भी करेंगे मतलब सोचेंगे, मनन भी करेंगे, उस पर गहन अध्ययन, चिंतन भी करेंगे और उस पर कल्पना भी करेंगे। तो ये सारी चीज़ें आती हैं, तो संवेगों की प्रबलता हमको क्या मिलती है, देखने को मिलती है। इसके बाद देखते हैं असंभव लगने वाले कार्यों को कर सकते हैं। अब ये बताओ, जब कल्पनाओं में जा सकते हैं तो कल्पना क्या होती है, असंभव होती हैं, क्योंकि किसी भी चीज़ की कल्पना करना असंभव होता है। मतलब जो चीज़ वास्तविक नहीं है उसके बारे में सोचना और उसको कर गुजरना, वो क्या होता है, एक असंभव कार्य होता है। इसलिए कठिन कार्य को कर सकता है बच्चा, असंभव कार्य को कर सकता है। वो किस अवस्था में, तो कह सकते हैं आपका किशोरावस्था में। हुआ क्लियर? इसके बाद देखते हैं विषम लिंगी आकर्षण देखने को मिलता है। तो मैंने आपको बताया था बाल्यावस्था में लड़के का दोस्त लड़का होता है, लड़की के दोस्त लड़की होती है, लेकिन यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाता है, अपोजिट डायरेक्शन में बच्चा चला जाता है। क्योंकि अपराध क्यों होंगे जब अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। तो वैलेंटाइन ने बिल्कुल सही कहा था, अपराध का काल, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, लड़का का जो दोस्त होगा वो लड़की, ठीक है, तो यहाँ पर लड़के की दोस्ती लड़की से और लड़की की दोस्ती लड़के से होती है। तो यहाँ पर क्या होता है, विपरीत लिंग के प्रति बच्चा क्या होता है, आकर्षित होता है। तो ये आपका किस अवस्था में, किशोरावस्था में। जी मेरे प्यारे साथियों, आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर त्याग, बलिदान, परोपकार, सेवा, सहयोग, ये सारे भाव आ जाते हैं। त्याग करना, परोपकार मतलब दूसरों के लिए उपकार करना, बलिदान देना, उसके बाद सेवा करना मतलब गरीबों की सहायता करना, सहयोग करना, कोई परेशानी में है तो उसको हेल्प देना। ये सारी चीज़ें हम कब सीख जाते हैं, किशोरावस्था में। इसके बाद देखते हैं यहाँ पर मित्रता की भावना विकसित होती है। यहाँ पर क्या होता है, मित्रता की एक भावना विकसित होती है कि यार इसको मित्र बना लिया जाए, क्योंकि यहाँ पे बच्चा परिपक्व और मैच्योर हो जाता है। वो अपने लेवल के हिसाब से ही क्या करता है, मित्र चुनता है और मित्रता को आगे बढ़ाता है। इसके बाद देखते हैं नेतृत्व की भावना, मतलब यहाँ पे नेतृत्व करने लगता है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि बचपन में हम लोग जब गेम खेलते थे राजा वाला और उसमें सेना हुआ करती थी, तो हम राजा बनते थे, तो सेना का क्या करते थे, नेतृत्व करते थे। तो यहाँ पर नेतृत्व की भावना क्या होती है, विकसित होती है। इसके बाद देखना ईश्वर की सत्ता स्वीकार करना। अब यहाँ पर क्या होता है, ईश्वर की सत्ता मतलब आस्तिक बन जाते हैं, जो ईश्वर पर भरोसा करने लगते हैं। तो आस्तिकता की भावना हम में आ जाती है, वो कब, किशोरा अवस्था में। ये क्या थी मेरे प्यारे साथियों, इसकी विशेषता थी। हुआ क्लियर? इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर जो अगली विशेषता है कि वीर पूजा की भावना। मतलब यहाँ पर वीर पूजा की भावना भी आती है आपके अंदर, कि वीरता के भाव उत्पन्न होते हैं। जैसा आप लोगों ने सुना होगा कभी, जैसे पाकिस्तान से यदि युद्ध होता है तो हमारे मन में एक वीरता के भाव उत्पन्न होते हैं, तो वहाँ पर बोलते हैं नहीं हमको तो लड़ने जाना है। तो ऐसे भाव भी हमारे हृदय में क्या करते हैं, निवास करते हैं। इसके बाद रुचियों में परिवर्तन एवं स्थिरता। अब यहाँ पर क्या होगा, अभी तक हम भटक रहे थे, शैशवावस्था हो चाहे बाल्यावस्था हो, उसमें जो इंटरेस्ट था वो क्या था, भटकना था, मतलब चेंज हो रहा था, कभी इस खेल में तो कभी उस खेल में, कभी पढ़ाई के क्षेत्र में तो कभी क्रिकेट के क्षेत्र में। लेकिन यहाँ पर जो फील्ड यदि आपने चुन लिया, उसी फील्ड में आप लोग क्या हो जाते हो, इंटरेस्ट मतलब करने लगते हो, या कह सकते हैं आपको इंटरेस्ट आने लगता है, तो हम कह सकते हैं उसमें क्या आ जाती है, स्थिरता आ जाती है। आप एक ही काम को करने लगोगे। इसके बाद जो आपका 13वें नंबर का बिंदु है, स्वतंत्रता या विद्रोह की भावना। तो ये बताओ युद्ध होंगे तो क्या बोलेंगे, बोला हम भी क्या है, स्वतंत्रता और विद्रोह की भावना करेंगे। ठीक है, तो विद्रोह करेंगे सामने वाले का। ये भाव कब आते हैं, आपके किशोरावस्था में। इसके बाद व्यवसाय चयन की चिंता, क्योंकि यहाँ पर बच्चा क्या हो जाता है, जब 16-17 साल का हो जाता है तो उसके खर्चे बढ़ जाते हैं। तो आप लोगों को पता है नौकरी देखने लगते हैं, तो नौकरी देखने लगते हैं मतलब प्राइवेट काम करने लगते हैं। तो व्यवसाय की भी क्या होती है, उनके अंदर भावना उत्पन्न होती है। इसके बाद काम शक्ति में परिपक्वता। तो यहाँ पर काम शक्ति जो होती है उनमें भी क्या हो जाती है, वो मैच्योर हो जाते हैं। लास्ट आपका जो पॉइंट है 16वें नंबर का, तो यहाँ पर देखना जो लास्ट पॉइंट आपका 16वें नंबर का, क्योंकि इसके बाद ये आपके इंपॉर्टेंट तीनों पॉइंट हैं। तो यहाँ पर इन विशेषताओं को हमको 16 विशेषता है इसकी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो 3 बिंदु दिए हुए हैं स्टैनली हॉल ने
बाद में आकर इनको जोड़ा था और इनको विशेषता के रूप में रखा था। ऐसे तो बहुत सारी विशेषताएं होती हैं, लेकिन यदि आपके सामने प्रश्न आए कि इनमें से विशेषता कौन सी है तो हमेशा उसका आंसर आएगा ए सभी, क्योंकि उसका पहला पॉइंट बहुत सारी विशेषताएं कब तक हम याद कर पाएंगे, तो उसका आंसर क्या रहता है, ऑल ऑफ दीज या ये सभी। तो देखना यहाँ पर दिया स्थिरता एवं समायोजन का अभाव रहता है। स्थिरता और समायोजन मतलब आप किसी के साथ एडजस्टमेंट नहीं कर सकते, मतलब यहाँ पर क्या होता है, जो भी है मैं भी हूँ, तो आप सामने वाले के प्रति समायोजन नहीं करते, इसका क्या रहता है, आपके अंदर अभाव रहता है। घनिष्ठ व व्यक्तिगत मित्र बनते हैं, ऐसा वैलेंटाइन ने कहा था, क्योंकि इस अवस्था में अब क्या होगा, जो मित्र बनेंगे वो घनिष्ठ बनेंगे, मतलब लंबे लॉन्ग टर्म चलने वाले बनेंगे। तो यहाँ पर ऐसा किसने कहा, वैलेंटाइन ने कहा था। इसके बाद शारीरिक व मानसिक विकास तीव्र होता है, ऐसा किसने कहा था, बिंग एवं हंट ने कहा था। अगला पॉइंट है आपका व्यवहार में क्या होती है, भिन्नताएं होती हैं, मतलब जो आपका व्यवहार है वो चेंज होता जाता है, उसमें बहुत सारी रिएक्शन होती जाती हैं, तो व्यवहार में क्या होती हैं, भिन्नता होती हैं। हुआ क्लियर मेरे प्यारे साथियों? तो यहाँ तक आपकी ये क्या होती हैं, विशेषता। आप इतना लोड ना लें, क्योंकि जब भी आपके सामने प्रश्न आएगा तो उसका आंसर भी क्या रहेगा, ए सभी, ऑल ऑफ दीज। ठीक है, इसके बाद देखते हैं यहाँ पर आपका दिया है शारीरिक विकास। सबसे जो मोस्ट है आपका वो कौन सा है, शारीरिक विकास है, क्योंकि इसको ही हमको पढ़ना है। अगर शारीरिक विकास आपका कंप्लीट है तो हम कह सकते हैं कि आप लोगों के 1 या 2 प्रश्न जो बनेंगे वो शारीरिक विकास से बनेंगे, चाहे वो बाल्यावस्था का हो या शैशवावस्था का या किशोरावस्था का। तो देखना कंपैरिजन करेंगे अपन। शैशवावस्था में हड्डी हम पढ़ चुके हैं 270 थी, दांत जन्म के समय मतलब 6 माह में 1 दांत था, और 16 माह में कितने थे आपके, अंत तक कितने हो जाती हैं, 16 हो जाते हैं। ठीक है, इसके बाद लंबाई कितनी थी, तो जन्म के समय 51 सेंटीमीटर थी, अंत में जब शैशवावस्था खत्म होती है तो 108 सेंटीमीटर हो जाती है। यहाँ पर कह सकते हैं 1/2 सेंटीमीटर लड़के बड़े होते हैं शैशवावस्था में, किससे, लड़की से। अब देख रहे हैं यहाँ पर क्या होता है, बाल्यावस्था में 350 हड्डियाँ होती हैं, यहाँ पर 15 स्थायी दांत होते हैं। क्या होते हैं, जो परमानेंट आपके दांत होते हैं वो 15 होते हैं। अब यहाँ पर देखना लंबाई आरंभ में 108 थी, लेकिन अंत तक कितनी हो जाएगी, 138.3। इसके बाद यहाँ पर कच्चे दूध के दांत गिरने लगते, बोलते नहीं, माँ बोलती है दूध के दांत हैं गिर जाने दो, बोला बेटा तेरा अभी दूध के दांत नहीं गिरे हैं, तो यहाँ पर क्या होता है, दूध के दांत गिरने लगते हैं। इसके बाद यहाँ पर देखना 206 हड्डियाँ कितनी होती है किशोरावस्था में, 206। प्रज्ञा दांत, अकल दांत बोलते हैं इसी को, क्या बोलते हैं, अकल के बोलते नहीं, अकल की दाढ़ आ गई, तो यहाँ पर प्रज्ञा दांत आपके 4 होते हैं। अब यहाँ पर देखना लंबाई बालिका की 139.2 सेंटीमीटर होती है, कितनी होती है मेरे प्यारे साथियों, 139.2 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर देखना ये आपको पॉइंट याद रखने हैं शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था के। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि किशोरावस्था में जो आपका बालक का वजन है वो किस प्रकार से है, बालक की लंबाई है वो किस प्रकार से है। तो देखना यहाँ पर बालक 138 सेंटीमीटर का होता है, कब, प्रारंभ में। बालिका 139.2 सेंटीमीटर की होती है, कब, प्रारंभ में। अंत में मतलब जब किशोरावस्था खत्म होती है तो वहाँ पर जो किशोर होता है वो 161.8 सेंटीमीटर का, और किशोरी जो होती है वो 151.6 सेंटीमीटर का। तो यहाँ से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लड़के की लंबाई ज़्यादा बढ़ती है लड़की की अपेक्षा, क्योंकि यहाँ पे लड़का लंबाई पकड़ता है और लड़की कम। तो यहाँ पर देख लो अंतर आपका दिख रहा है 161 से 151। तो बाल्यावस्था में लड़की की लंबाई ज़्यादा थी, लड़की का शारीरिक विकास ज़्यादा था, लेकिन किशोरावस्था में लड़के की लंबाई क्या हो जाती है, ज़्यादा, या लड़का तीव्र गति से वृद्धि करने लगता है। हुआ क्लियर? अब देखना यहाँ पर एक बिंदु दिया हुआ है कि शैशवावस्था में बालिकाओं से 1/2 सेंटीमीटर बड़े होते हैं। कौन? बालक होते हैं। तो बालक क्या होते हैं, 1/2 सेंटीमीटर क्या होते हैं, बड़े होते हैं। बाल्यावस्था में बालिकाएं बालकों से बड़ी होती हैं, और फिर किशोरावस्था में पुनः बालक क्या हो जाता है, बालिकाओं से बड़ा। तीनों ही पॉइंट आपके इंपॉर्टेंट है। शैशवावस्था में बालक बड़ा, लेकिन बीच में आपका क्या आता है, बाल्यावस्था। तो बाल्यावस्था में आपकी जो बालिका होती है वो बड़ी होती है, लेकिन किशोरावस्था में आकर फिर वो कवर कर लेता है लड़का, और लड़का क्या कर जाता है, वृद्धि कर जाता है, और किशोरावस्था में भी क्या हो जाता है, वो बड़ा हो जाता है। हुआ क्लियर? इसके बाद देखना हृदय की धड़कन दी हुई है आपकी, तो इसको भी हमको देखना है हृदय की धड़कन को। तो सबसे पहले हम बात करते हैं शैशवावस्था में 140 बार धड़कती है, बाल्यावस्था में 100 था, लेकिन आपका कभी कभी प्रश्न बन जाता है, एक टेट में प्रश्न आया था इसलिए आपका ये बिंदु डाल दिया, 85 से 100 बार धड़कता है। ठीक है,
और यहाँ पे किशोरावस्था में जो आपका धड़क रहा है 72 बार, वो कब? किशोरावस्था में। वजन किशोरावस्था में कितना होता है? तो 47.3 किलोग्राम होता है। किशोर का वजन कितना होता है? किशोर मतलब बालक का, तथा किशोरी का वजन कितना होता है? 43.2। तो यहाँ पर देखना वजन भी किसका ज़्यादा है? लड़के का ज़्यादा है, लड़की का कम है। तो 47 किलो वजन किस में होता है? लड़के में, और 43 किलो वजन किस में होता है? लड़की में होता है। मस्तिष्क के भार की बात करें तो यहाँ पे पूर्ण विकसित हो जाता है, परिपक्व हो जाता है, 1400 ग्राम का भार हो जाता है आपका, ठीक है। किशोरावस्था में जनन अंगों का भी क्या होने लगता है? विकास होता है। हुआ क्लियर? आपको इसमें याद करना है, वजन वाला पोर्शन याद करना है, और मस्तिष्क वाला कई बार पूछ लिया गया है, तो आपको मस्तिष्क वाला पोर्शन भी याद करना है कि मस्तिष्क का भार कितना होता है आपका? तो 1400 ग्राम होता है। हुआ क्लियर? आगे हम देखते हैं, यहाँ पर थायराइड ग्रंथि आप लोगों ने नाम सुना होगा। तो थायराइड ग्रंथि होती है, उसमें क्या होती है? सक्रिय हो जाती है। थायराइड ग्रंथि जब सक्रिय होती है तो इसमें क्या हो जाता है? जो किशोर की आवाज़ होती है वो कर्कश मतलब कटु और मोटी होती है, लेकिन यहाँ पर किशोरी की मधुर और कोमल होती है। मतलब आप लोगों ने फ्रिक्वेंसी देखा होगा, आवृत्ति बोलते हैं। जितनी ज़्यादा फ्रिक्वेंसी होगी उसकी आवाज़ पतली होती है, जितनी ज़्यादा फ्रिक्वेंसी कम होगी उसकी आवाज़ क्या होती है? मोटी होती है। तो यहाँ पर किशोर की आवाज़ मोटी होती है और कटु होती है, किशोरी की आवाज़ मधुर और कोमल होती है, पतली होती है। हुआ क्लियर? इसके बाद वजन, मस्तिष्क भार, दांतों की संख्या, हृदय की धड़कन, यह सामान्य आंकड़े होते हैं, ठीक है। किताबों में कई बार आपको मिल जाता है 1250 से 1400 तक, ठीक है। तो मस्तिष्क का भार लिखा जाता है, तो आपको वहाँ पे ऑप्शन देख के लगाना पड़ेगा, ठीक। हुआ क्लियर? तो यहाँ पर आप लोगों को देखना है कि लड़के की आवाज़ कैसी होती है? मोटी होती है, और लड़की की क्या होती है? पतली। अब देखते हैं यहाँ पर जो मानसिक विकास होता है, ये आप लोगों को बिंदु सारे ही मोस्ट इंपोर्टेंट बिंदु इसमें आपके डाले गए हैं, सारे ही आप लोगों को याद होने चाहिए। तो सबसे पहले आता है क्रो एंड क्रो। 16 वर्ष की अवस्था में वो क्या बोलता है? मानसिक विकास पूर्ण हो जाता है। मतलब क्रो एंड कौआ बोलता है कि 16 वर्ष में मैं क्या हो जाऊँगा? पूर्णतः विकसित हो जाऊँगा, ठीक है, हो जा। वाटसन आके बोलता है नहीं, क्योंकि फॉर्म तो 18 साल से भरते हैं, और क्रिकेट में 18 साल में एंट्री मारेंगे, क्योंकि अंडर 19 होता है, उससे पहले 18 खेलना पड़ेगा। तो यहाँ पर वाटसन बोलता है 18 साल में हम पूर्णतः विकसित होते हैं। मानसिक विकास पूर्णतः विकसित कब होगा? 18 साल में। ऐसा किसने कहा? वाटसन ने कहा था। इसके बाद आता हार्मोन। तो हार्मोन ने क्या कहा था? तो यहाँ पर 18 वर्ष, मतलब वाटसन की बात से सहमत था। और अगला आता है जॉन्स। तो जॉन्स किसकी बात से सहमत था? आपका क्रो एंड क्रो की बात से। तो आप ऐसे याद कर सकते हो, क्रो एंड क्रो के साथ कौन आया था? तो जॉन्स आया था, ठीक है। या बोल सकते हैं जॉन्स को जीन्स भी कर सकते हैं अपन, क्योंकि क्रो एंड क्रो मतलब कौआ जीन्स पहन के आया कितने साल की उम्र में? 16 साल की उम्र में, ठीक है। वाटसन के साथ कौन आया था? हार्मोन आया था। अगला है स्पीयरमैन। तो यहाँ पे स्पीयरमैन ने क्या कहा था कि 14 से 15 वर्ष में ही बच्चे का पूर्णतः विकास हो जाता है। ये अलग ही व्यक्ति था, इसने बोल दिया 14 से 15 वर्ष में। अगला आता है वुडवर्थ। तो वुडवर्थ ने कहा था 15 से 20 वर्ष में उसका मानसिक विकास उच्चतम स्तर पर प्राप्त कर लेता है। मतलब जो बच्चा होता है वो यदि 15 वर्ष का है या 15 से 20 वर्ष का है तो उच्चतम श्रेणी का क्या हो जाता है? उसका विकास हो जाता है। हुआ क्लियर? तो मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पर आपको ये सारे ही बिंदु याद करने हैं। सबसे पहले कौआ जीन्स पहन के आया जॉन्स के साथ तो 16 वर्ष, वाटसन हार्मोन के साथ आया तो 18 वर्ष, स्पीयरमैन 14 से 15 वर्ष, और वुडवर्थ आपका 15 से 20 वर्ष। हुआ क्लियर? आगे हम चर्चा करते हैं। आगे आता है आपका जो मानसिक विकास है वो किस प्रकार से होता है, तो देखते हैं यहाँ पर। सबसे पहले यहाँ पर जो बच्चा होता है तो बच्चे में जो विकास होता है वो किस प्रकार से होता है? मानसिक स्वतंत्रता। क्योंकि ये बताओ मेंटलिटी यदि फ्रीडम नहीं है वो, तो वहाँ पर उसका विकास कम होता है। शब्द भंडार में क्या होती है? उसकी वृद्धि होती है, क्योंकि उसका शब्द भंडार यदि अच्छा है, तुमको पता है कि शब्द भंडार जब तक अच्छा नहीं होगा तब तक वाक्य संरचना अच्छी नहीं होगी। शब्द भंडार यदि अच्छा है तो वाक्य संरचना अच्छी है, वाक्य संरचना अच्छी है तो भाषण आप अच्छा दे सकते हो, अच्छा कम्युनिकेशन कर सकते हो, अच्छा हम पठन शैली या लेखन शैली या कह सकते हैं कि वाचन शैली का प्रयोग बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो इसके लिए आपके पास क्या होना चाहिए? शब्द भंडार होना चाहिए। तो शब्द भंडार में आपका क्या क्या आता है? तो आप लोगों को पता होगा विलोम, पर्यायवाची, एकार्थी, अनेकार्थी, ये सब किस में चले जाते हैं? शब्द भंडार में। इसके बाद अभिरुचियों में परिवर्तन होता है, उसकी रुचियों में परिवर्तन, जैसे विचारधारा में परिवर्तन, चिंतन में परिवर्तन, मनन, सोच, दिवास्वन। दिवास्वन का मतलब होता है दिन में सपने आने लगते हैं। जैसे आपको भी आते होंगे दिन में सपने, बोला नहीं मैं तो आज ही अमीर बन गया, आज ही टाटा बिरला बन गया, ऐसा कुछ नहीं होता। दिन में सपने आने लगते हैं इस अवस्था में। स्मरण शक्ति, कल्पना, तो यहाँ पर कह सकते हैं कल्पना करने लगता है बच्चा। अगला बुद्धि का अधिकतम विकास किस अवस्था में होता है? तो वो आपका किशोरावस्था में होता है।
तर्क शक्ति को विकास। तो हमने पढ़ा था कि बच्चे यहाँ पर तर्क और वितर्क दोनों करने लगेगा। यदि बच्चे ने झूठ बोल दिया है तो किसी को पता ही नहीं चलेगा कि उसने झूठ बोल दिया। बाल्यावस्था में वो पकड़ा जाता था, जैसे बच्चा घर से निकल गया और स्कूल के लिए गया लेकिन वो स्कूल नहीं पहुंचा, ग्राउंड से लौटता है, तो हम कह सकते हैं जब ग्राउंड से वापस आता है तो उसके कपड़े गंदे हो जाते हैं, जूते गंदे हो जाते हैं, तो माँ पकड़ लेती है। लेकिन इस अवस्था में क्या करेगा, यदि बच्चा टॉकीज गया है तो पिताजी का फ़ोन आया, बेटा कहाँ पर है, तो बोलेगा नहीं लाइब्रेरी में बैठा हूँ, नहीं क्लास में बैठा हूँ। तो यहाँ पर क्या है, तर्क के साथ वितर्क भी करेगा, मतलब सामने वाले को महसूस नहीं होने देगा कि उसने झूठ बोला। तो यहाँ पर बच्चा परिपक्व हो जाता है। ये आपका कब होता है, तो किशोरावस्था में होता है। इसके बाद मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, तो 2 चीज़ याद रखना, वंशानुक्रम और वातावरण। चाहे कोई सा भी टॉपिक आप लोग इसमें पढ़ के देख लो, पूरे बाल विकास, पूरे शिक्षा मनोविज्ञान में आप लोगों को 2 पॉइंट हमेशा मिलेंगे, वंशानुक्रम और वातावरण। ये दोनों ही चीज़ प्रभावित करती हैं, लेकिन यदि सबसे ज़्यादा पूछ लिया तो वातावरण प्रभावित करता है। क्या करता है, आपका एटमॉस्फेयर। ठीक है, तो देखते हैं सबसे पहले वंशानुक्रम, जेनेटिक्स। तो यहाँ पर वंशानुक्रम के कारण भी क्या होता है, मानसिक विकास प्रभावित होता है। परिवार व वातावरण, तो परिवार में यदि मान लो कि परिवार में पढ़ाई का माहौल नहीं है, वहाँ पे शोर शराबा हो रहा है, तो आपकी मेंटलिटी क्या, डेली लड़ाइयाँ होने लगती हैं, तो आपकी मेंटलिटी पर क्या पड़ेगा, प्रभाव पड़ेगा। अगला माता पिता की शिक्षा, तो माता पिता भी क्या होने चाहिए, पढ़े लिखे होने चाहिए। यदि माता पिता कम पढ़े लिखे हैं तो वहाँ पर बच्चे की मेंटलिटी पर क्या पड़ेगा, प्रभाव पड़ेगा। माता पिता को क्या होनी चाहिए, मतलब शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए, जिससे बच्चे को भी क्या कर सके, अच्छा मार्गदर्शन दे सके। इसके बाद दिया है शिक्षा का व्यवहार, मतलब जो शिक्षक होता है तो शिक्षक का व्यवहार होना चाहिए। यदि शिक्षक का व्यवहार पॉजिटिव है तो बच्चे की मेंटलिटी पर प्रभाव कम पड़ेगा, लेकिन उसका व्यवहार नेगेटिव है तो वहाँ पर उसकी मेंटलिटी पर क्या पड़ेगा, प्रभाव। मतलब कह सकते हैं कि उसका दृष्टिकोण या उसकी सोच यदि उस बच्चे के प्रति पॉजिटिव है तो ठीक है, यदि निगेटिव है तो उसकी मेंटलिटी पर क्या पड़ जाएगा, प्रभाव पड़ जाएगा। अगला बिंदु आता है शारीरिक स्वास्थ्य। तो कहा जाता है यदि बच्चे का शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य यदि अच्छा है तो बच्चा पूर्णतः विकसित है। यदि शारीरिक स्वास्थ्य, मान लो कि आपके साथ में कोई शारीरिक ऐसी कोई प्रॉब्लम है जिससे हम क्या है, पढ़ने में हमको दिक्कतें आती हैं, तो शारीरिक स्वास्थ्य से भी मानसिक विकास क्या होता है, प्रभावित होता है। अगला बिंदु है समाज का वातावरण। समाज का वातावरण मतलब ये है कि आगे नहीं बढ़ने देते आजकल की दुनिया वाले। आप लोग जब भी बाहर निकलोगे तो कमेंट पास करने लगते हैं, गलत कमेंट करने लगते हैं, लेकिन यदि समाज यदि अच्छा है तो बच्चा भी अच्छा बनेगा। लेकिन समाज में यदि बिहेवियर ऐसा है, समाज का वातावरण खराब है, तो उसकी मानसिकता पर क्या पड़ेगा, प्रभाव पड़ेगा। अगला है परिवार की सामाजिक स्थिति। और परिवार की सामाजिक स्थिति मतलब परिवार का जो बिहेवियर है वो किस प्रकार का है, परिवार में मैच्योर है कि नहीं है लोग, या कह सकते हैं परिवार का जो वातावरण है वो व्यवहारशील है कि नहीं है। यदि है तो ठीक है, नहीं होगा तो मानसिक विकास पर क्या पड़ेगा, प्रभाव पड़ेगा। हुआ क्लियर? तो यहाँ पर मेरे प्यारे साथियों ये था आपका मानसिक विकास, प्रभावित करने वाले कारक थे। तो यहाँ पर कह सकते हैं ये आपके मुख्य बिंदु थे जो आपके किशोरावस्था में आपके बहुत सारी परीक्षाओं में प्रश्न आते हैं। यहाँ से आपका एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा यदि आप कोई भी शिक्षक पात्रता का पेपर देते हो। तो मेरे प्यारे साथियों आशा करता हूँ कि यहाँ पर आपको समझ में आया होगा। और यहाँ पर आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि कल आपका जो नेक्स्ट टॉपिक आने वाला है इम्पोर्टेंट है, जिसका नाम है जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास। उसके ऊपर हम विधिवत तरीके से चर्चा करेंगे और उसको एक महत्वपूर्ण बिंदुओं के माध्यम से तथा उसको विस्तृत वर्णन के माध्यम से हम समझेंगे। तो मेरे प्यारे साथियों आप लोग अवेयर 24 पर बने रहिएगा और हमारे YouTube चैनल अवेयर 24 को सबसे ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे हम लोग आप लोगों को बहुत अच्छे से मतलब पढ़ा सकें और अच्छे वीडियो दे सकें। और यहाँ पर आप लोगों का साथ यदि रहेगा तो आप लोगों को बहुत अच्छे वीडियो भी मिलते रहेंगे। तो मेरे प्यारे साथियों यहाँ पर मिलते हैं कल। धन्यवाद।